सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन के चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में और इसका विकास का क्रम क्या था। तो चित्रकला की उत्पत्ति मानव जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से मानव का विकास हुआ उसी तरह चित्रकला का भी विकास हुआ और उसके विकसित रूप को जिस तरीके से हम मानव के विकसित रूप को आज हम इंसानों के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से चित्रकला के भी एक विकसित रूप को हम आज देखते हैं। और इसका विकास का क्रम जो है वो मानव के विकास के क्रम के साथ साथ ही आगे बढ़ा है। तो मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उसी समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की कोशिश की और उसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। मतलब जैसे ही आदि मानव इस धरती पे आए या उद्भव हुआ उनका, तो उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि उनका जीवन किस तरीके से सुखी बन सके और किस तरीके से वो खुश रह सके। तो उसके लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए। आज भी हम लोग निरंतर अग्रसर रहते हैं कि प्रोग्रेस कर सकें, आगे जीवन को और सुखी बना सकें, नए नए उपकरणों से और नई नई तकनीकों के माध्यम से। तो ये वही क्रम है जो चला। उसी प्रकार कला का भी यही क्रम है। जब मानव के मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई, जिस तरीके से कोई चित्रकार जब खुश होता है या उदास होता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो वो एक कला के माध्यम से अपनी उस भावनाओं को व्यक्त कर देता है। उसी प्रकार जब आदि मानव थे तो उनके मन में जो इच्छाएं होती थी और जो उन्हें एक चित्रकला बनाने से आनंद मिलता था, उसके लिए उन्होंने कला करना प्रारंभ किया ताकि वो अपने जीवन को सुखी बना सके। यहीं से मनुष्य ने ललित भावनाएं जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगणत पत्थरों के तंत्रों तथा तूलिकाओं से टेढ़ी मेढ़ी रेखांकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जो इच्छाएं होती थी, अच्छी बुरी या जो सोचता था और वो उसे बनाने में जो वो आनंद मिलता था, तो उसी के लिए वो उसने चित्रकारी करना शुरू करा। तो एक नॉर्मल से चित्रकारी की परिभाषा हम देखें तो क्या होगी कि किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ, फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला कहलाता है। यही तो आप देख रहे होंगे। जैसे अब ये बना है तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गोलाई, इन सब को लेकर एक आकृति हमने बना दी और ये मानव का आभास करा रही है। तो इसी प्रकार किसी भी स्ट्रक्चर को शेप देना, फॉर्म देना ही चित्रकला कहलाती है। मानव की उत्पत्ति एवं विकास का क्रम किस प्रकार रहा और इसी के विकास के क्रम के साथ जुड़ा है चित्रकला का विकास। पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्षों पूर्व सूर्य से हुआ है। इसे धीरे धीरे ठंडा होने पर कीट पतंगों, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ, यानी आदि उत्पन्न हुए। मानव का आज जो रूप है वो वनमानुष का ही सुधरा हुआ रूप है। आज हम लोग जो इंसानों को देखते हैं तो वो वनमानुष, जो आदि मानव, जो बंदरों के टाइप के होते थे, उन्हीं से हमारा विकास हुआ है। और इसी तरीके से जो पुरानी चित्रकलाएं हम देखते हैं, उन्हीं का आज नया रूप हम विकसित अपने समाज में देखते हैं। जिस तरीके से आज नई आर्ट फॉर्म, 3D आर्ट फॉर्म आ गई है, कैलीग्राफी आ गई है, तो ये उसी ज़माने से चली आ रही है और उसी का ही एक नया रूप है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप एवं तकनीक भी बदलती रही। जिस प्रकार मैंने बताया कि अब 3D आर्ट और कैलीग्राफी वगैरह ज़्यादा अच्छी चलती हैं, तो ये उनका एक विकसित रूप है और मॉडर्न आर्ट जो चलती है वो उनका विकसित रूप है। जीवन के विकास के क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एजोइक युग, जो एक कोष्ठ की जीवों के द्वारा है। आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व इन जीवों का उद्भव हुआ था। फिर आता है पॉलोजोइक युग, फिर मेसोजोइक युग, फिर सेनोजोइक युग। तो पॉलोजोइक युग जो है ये अकशेरुकीय प्राणियों द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हीं के युग को पॉलोजोइक युग का नाम दे दिया गया है। इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती थी। ये स्पंज रेंगने वाले जीवधारी पक्षी एवं विशालकाय वृक्षों, जंगलों के रूप में विकसित हुए। मेसोजोइक युग, इस युग में किशोरकीय जीव का विकास हुआ जिन्हें रैपल्स कहते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती थी। फिर आता है सेनोजोइक युग। इस युग में आज के पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी जीव मैमल्स उत्पन्न हुए, जिनमें वनमानुष भी एक था, जिसका बदला हुआ रूप आज मानव के रूप में हम देखते हैं। तो ये है वो सेनोजोइक युग जहाँ से मानव के विकास का क्रम शुरू होता है। अब हम आएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल ये वो काल है जहाँ से मानव के जीवन की घटनाओं का क्रम और उनके बारे में जानकारी मिलती है। परंतु प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें
उनके द्वारा नहीं मिलती है जो तब वहाँ रहते थे। और यहाँ की लिपियाँ भी हमें लिखित रूप में मिली तो हैं, पर हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। तो इस युग को हम सिर्फ इस आधार पर जानते हैं जो हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अपनी समझ के हिसाब से और साक्ष्यों के हिसाब से जो इतिहास लिख कर दिया है, उसी इतिहास के माध्यम से हम इस युग की जानकारी लेते हैं। वह काल जिसका कोई लिखित विवेचना ना हो सकी, सिर्फ साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर ही उसकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो। प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे कि लिखित विवेचना न हो सकी, सिर्फ साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर ही उनकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई। तो ये लिखित विवेचना ना हो सकी, फिर विवेचना प्रस्तुत की गई, तो ये लिखित विवेचना इस प्रकार नहीं हो पाई कि जिस प्रकार हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पूरी लिखित रूप में जानकारी मिलती है आर्यों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही उस सभ्यता को विकसित किया था। तो आर्यों ने ही अपनी सभ्यता के बारे में जो हमें ज्ञान दिया, तो उनके द्वारा ही हमें उस चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सका। परंतु जब आप देखेंगे कि ये स्थिति है जहाँ पे आदि मानव कुछ लिख नहीं सकता है, और जो सिंधु सभ्यता में लिखी भी गई हैं चीज़ें, तो उनको हम आज तक के पढ़ नहीं सके कि उनकी किस टाइप की लैंग्वेज थी। तो हमें उनके द्वारा इस कालखंड की जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें इसकी साक्ष्यों के आधार पर ही लिखित विवेचना मिल सकी। मतलब जो इतिहासकारों ने अपने ज्ञान के हिसाब से और साक्ष्यों के हिसाब से जो अनुमान लगाकर हमें बताया, हमें उसकी ही जानकारी मिल सकी है। और पुरातत्व वैज्ञानिकों को जो चीज़ें मिली हैं उनके आधार पर ही उन्होंने जो बताया है, तो उन्हीं से ही सिर्फ हमें इसकी जानकारी मिली है। बाकी ऐसा कुछ नहीं मिला कि इसके लिखित कोई प्रमाण मिले हों, कोई किताब वगैरह मिली हो, कोई लिखित साक्ष्य मिले हो जिससे इस काल के बारे में हमें पता चल सके। तो इसीलिए ये इतिहास काल के बारे में हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो लिखित में हो और इसकी जानकारी वो स्वयं देते हो। तो इसको 3 खंड में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पूर्व पाषाण काल, मैथोलोइक एज, जो 35,000 बीसी से 10,000 बीसी तक के मानी जाती है। मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, ये 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक माना जाता है। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल या नवप्रस्तर युग, ये इन्हीं सब के नाम हैं। इनको इन सब नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड है 5,000 बीसी से 2,500 बीसी। जो है पूर्व पाषाण काल, इसमें जो आदि मानव रहते थे वो एकदम जंगली रूप में रहते थे, वो एकदम खाना बदोश थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये वो एज आती है और इसी एज में आग की खोज होती है। फिर आता है मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग। तो इसमें मानव थोड़ा विकसित हो गया था और इस कालखंड को ये भी कहा जाता है कि ये पूर्व पाषाण काल के बर्बर जीवन और उत्तर पाषाण काल के एक उत्तम जीवन के बीच का संघर्ष काल था। मतलब यहाँ उनकी जो स्थिति थी कि वो एकदम जंगलों में रहते थे, खाना बदोश थे, उन्हें सिर्फ खाने से और शिकार करने से मतलब था। पर उनमें जो धीमे धीमे बदलाव आए, उसी बदलाव की स्टेज ये बीच वाली स्टेज कही जाती है और फिर ये इनमें नए बदलाव आ चुके थे। तो उत्तर पाषाण काल में मानव कृषि करने लगा था, उसने पशु भी पालने शुरू कर दिए थे और वो ग्रुप बना के भी रहने लगा था। जो ये सब आदतें उसकी पूर्व पाषाण काल में नहीं थी। इसको जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल जो कि 35,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का है, इस युग में मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। यानी अब उसे इतनी जानकारी तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं कि वो घर बना सके या कुछ भी, तो उसे जहाँ भी गुफाओं में जगह मिल जाती थी वहाँ रह लेता था और कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था उसका रहने का। उसे जहाँ जगह मिलती थी, जहाँ खाना मिलता था, वो वहाँ रुक जाता था। वह किसी भी प्रकार के भवन संरचना या आर्थिक उत्पाद से अभिभज्ञ था। वह केवल पत्थर, हड्डी तथा लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार ही बनाता था। इस एज में उनके औजार भी ज़्यादा उत्कृष्ट प्रकार के नहीं मिलते हैं देखने के लिए। परंतु जब मध्य पाषाण काल में हम आएंगे तो यहाँ हमें हथियार बहुत ही सुडौल शेप में मिलेंगे। ये सुडौल मतलब आकर्षक और नुकीले, ताकि वो आसानी से शिकार कर सकें। भारत में सर्वप्रथम ब्रसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। ये एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे जिन्होंने पल्लवरम नामक स्थान पर औजारों की खोज की थी। और आप जानते हो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। और इसकी स्थिति देख के भी ये लगता था कि ये एकदम पूरा पाषाण काल का टाइम का होगा। पूरा पाषाण काल को आप इस तजुर्बे से या इस नज़र से भी याद रख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, तो ये पूरी तरीके से ही पाषाण काल था। मतलब पूरी तरीके से ही आदमी एकदम जंगली रूप में और खाना बदोश रूप में रहता था। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ नर्मदे घाटी में मिला। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहाँ प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। भूभाग शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत के क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माने जाते हैं। यानी जो निचला एरिया है हमारे इंडिया का, ये वाला एरिया, इस एरिया को
सबसे ज़्यादा प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। वो इस वजह से क्योंकि यहीं पे ही आदि मानव सबसे ज़्यादा रहा करते होंगे, जहाँ अनेक पुरातन पुरीन योगीन विभिन्न स्थलों की खोज हुई है। मतलब अनेक पुरातत्व वैज्ञानिक द्वारा पुरानी जगहों की मध्य प्रदेश के मोराना जनपद के पहाड़गढ़ शिवपुर क्षेत्र में करीब 2500 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर डीपीएस द्वारकाधीश ने खोजे हैं, जिनका विषय है शिकार और शिकारी, जो गेरू व सफ़ेद रंग से हैं। मतलब ये पूरा पाषाण टाइम के चित्र हैं जिन्हें डीपीएस द्वारकाधीश ने खोजा है मोरैना जनपद में, यानी 2500 वर्ष पुराने हैं। बेसिकली जब भी टाइम स्टेज की बात आती है किसी चीज़ को जानने की कि वो कितने पुराने हैं, तो हम सी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसको जानते हैं कि उसमें कार्बन की कितनी मात्रा है। उसके ज़रिए हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकार था। मानव ने आग की खोज की इसी काल में। इसके आगे हम जानते हैं मध्य पाषाण काल। ये युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु ये समय पुरा पाषाण काल के बर्बर जीवन और नव पाषाण काल के सभ्य जीवन के बीच के संधि काल का है। यानी जो पहले मानव रहता था एकदम आदि मानव के रूप में, एकदम जंगली रूप में, उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में जो समझ विकसित हुई और उसने अपने जीवन को किस प्रकार सरल बनाया और जीवन जीने की जो कला उसने सीखी, तो उसी स्टेज के ये बात मतलब स्टेज का ये हिस्सा है जो हमारे नवपाषाण काल के आते आते इसका स्टेज रहा। तो इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडैल व ज्योमेट्री रूप प्रदान किया। इन औजारों को माइक्रोलिथिप्स या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। तो जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ तो उसने ये चीज़ समझी कि किसी नुकीली चीज़ से शिकार करना ज़्यादा आसान होगा। बाय द वे ऐसा हो भी सकता है कि आदि मानव ने किसी नुकीली चीज़ से वार किया हो जानवर पर और वो जल्दी मर गया, तो उसके दिमाग में ये पॉइंट हिट कर गया कि नुकीली चीज़ से शिकार जल्दी हो सकता है। तो मानव की जब समझ विकसित हुई तो उसमें सोचने समझने की क्षमता जो आई, तो धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। मतलब वो ये चीज़ समझ चुका था कि किस तरीके से हम चीज़ों को अच्छा बना सकें और उसकी समझ विकसित हो गई थी। सोचने समझने की क्षमता जिसे कह सकते हैं। पशु पलने लगे थे। प्रथम पशु कुत्ते को बनाया गया था। इस युग के औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रुश ने की है। पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, राजस्थान, भौगौर से मिले हैं। इस काल के प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहाँ से मिले हैं। बेसिकली भीमबेटका जो है ये बहुत ही पुराने यहाँ से चित्र मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने मध्य पाषाण काल के टाइम के यहाँ चित्र मिले हैं। इनका भी बेसिक तौर पर शिकार शिकारी ही चित्रण रहा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 5000 बीसी से 2500 बीसी तक। तो इस काल में तो मानव विकसित हो चुका था। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधे अपनाने लगा और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी आरंभ हो गया, जो उसने चाक पर बनाए होते थे। चाक वो जो गोल पहिया जैसा घूमता है और जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। इस युग के अवशेष और जो भी उदाहरण मिले हैं उनमें अधिकतर बेल्लारी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। मतलब और भी जगह मिले हैं परंतु स्पेसिफिक जो एरिया रहा है वो बेल्लारी का रहा है। मानव के पुरातन घुमक्कड़ी स्वभाव में परिवर्तन आया। जैसे वो कहीं भी रह लेता था, जहाँ खाना मिल जाता था वहाँ रुक जाता था। अब उसने गांव में बसना शुरू कर दिया। जब उसकी समझ विकसित हुई, उसने सोचने समझने की क्षमता आई, तो वो उस चीज़ को समझ गया कि हम लोगों का एक साथ रहना, एक गुट बना के रहना ज़्यादा फायदेमंद है। इस युग में गढ़ा हुआ गोला यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है तथा दरियाई घोड़े तथा उन पशुओं की असंभूत हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरौंजी, जिसका प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता था, के टुकड़े तथा सिल्लुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरौंजी की पिसाई की जाती थी लाल रंग प्राप्त करने के लिए। इस समय में पॉलिश किए गए यंत्र भी मिले हैं। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुड़ाप तथा मद्रास सिटी के क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल एक ही है। चित्रकला जो प्राप्त हुई हैं वो किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं, तो ये वो क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण युग के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। इस समय के प्राप्त चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थलों पर सुरक्षित हैं और ये स्थल ये हैं बेल्लारी, वरनार, इक्कल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, रामगढ़, हरनीहरन, बेल्लारी, सारगम आदि। और प्रागैतिहासिक काल चित्रों की खोज करने वाले विद्वान हैं कार्लाइल, कॉकबर्न, बर्डकॉक, सटुअन, पिंघट,
D.H. गार्नर जूनियर, लियांडो एडम, श्री एंड श्रीमती एल्विन, P.C. ब्राउन, चंदनन मिश्र, मनोरंजन घोष और वकाडक आदि। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख कुछ स्थल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं: पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, मत्सौर, भीमबेटका और पहाड़गढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं मिर्ज़ापुर, मनिकपुर, लखोनिया, हरणी-हरण आदि। और बिहार के प्रमुख क्षेत्र हैं शाहाबाद और चक्रधरपुर। इसका फर्स्ट क्षेत्र जो है पंचमढ़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दारियाँ यानी गुफाएं हैं। इन सभी में प्रागैतिहासिक काल चित्र उपलब्ध हुए हैं। इनकी खोज P.H. गार्डनर नामक विद्वान ने की है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में महादेव नाम की जो श्रृंखला है वहाँ पे जो पंचमढ़ी है वहाँ स्थित है और इसकी खोज P.H. गार्डनर द्वारा की गई है। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरीनुमा आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये बेसिकली 3 स्टेजेस में इसके चित्र हमें मिलते हैं। फर्स्ट में तख्तीनुमा व डमरूनुमा आकृति बनाई गई है। दूसरे स्टेज में हाथ पैरों वाली बैडोल ऊर्जापूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है। बैडोल मतलब जिनमें कम शेप हो, उस टाइप का। उनमें उसका अहलिया यानी शिकारी रूप दिखाया गया है। तीसरा स्तर जो आता है वो है स्वाभाविक। इसमें आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बनी हुई हैं। इस स्तर वाले मनुष्य, घुड़सवार, योद्धा, शास्त्रधारी, सैनिक, विद्वान, यंत्रों को बजाते हुए वादक तथा घरेलू जीवन से संबंधित चित्रों को यहाँ दरी दीवारों पर अंकित किया गया है। इन चित्रों का आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते मतलब दैनिक जीवन के कार्य या सामाजिक कार्यों को इसमें दर्शाया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में डमरूनुमा आकृति और तख्तीनुमा आकृति दिखाई गई है। दूसरे में मानव का शिकारी रूप दिखाया गया, आकृतियाँ यानी मानव से जुड़ी सामाजिक आकृतियों को दिखाया गया है। तो अभी हम यहीं पंचमढ़ी तक के पढ़ेंगे। इसके आगे होशंगाबाद, सिंघनपुर आदि के बारे में कल की वीडियो में जानते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।